नमस्कार। पत्रिका टीवी के प्रोग्राम खास मुलाकात में जिस दो शख्सियतों से, जो मशहूर शख्सियतों से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनका परिचय मैं आप लोगों से करवाऊँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मशहूर गज़ल गायक जगजीत सिंह का जब भी मन मांड गायकी सुनने को होता था तो वो जो शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है, इन्हीं को याद करते थे और घंटों इनके साथ बैठ के इनकी गायकी को सुना करते थे। मुझे लगता है मुझे इनका परिचय बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे साथ खास मुलाकात हम करवाने वाले हैं गनी ब्रदर्स से, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि बीकानेर से उन्होंने अपने संगीत का सफ़र शुरू किया और बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई। तो खास मुलाकात करेंगे अली गनी ब्रदर्स से। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का पत्रिका टीवी पर। मैं आपसे शुरुआत करूंगी सर जी। शुरुआत किस तरह से हुई आपकी? बीकानेर में आप बीकानेर से आप मूल निवास आपका बीकानेर है? जी जी जी। संगीत का जो सफ़र था वो कैसे शुरू? संगीत का सफ़र ऐसा हुआ कि बीकानेर के पास एक हमारा छोटा सा गांव अभी बड़ा हो गया है जी। जिस वक्त हम लोगों ने समझ पकड़ी उस वक्त बहुत छोटा गांव था, तेजरासर। तो वहाँ हमारे वालिद साहब बहुत अच्छा गाते थे। उनको बाकायदा सिस्टम से संगीत की जो है प्रैक्टिस रियाज़ करवाया गया था हमारे दादाजी ने। तो वो गांव से निकले नहीं बाहर। तो हमारे जहन में ऐसा था कि हम जब बड़े हुए तो मैंने सोचा कि हमारे वालिद साहब इतने बड़े सिंगर होते हुए गांव से कभी निकले नहीं। तो हमने फिर ये कोशिश की कि उन्होंने फिर बचपन से हमें सिखाया भी। तो सीखने के बाद हमने थोड़ी समझ आई तो फिर रेडियो आकाशवाणी से शुरुआत की हम लोगों ने युवावाणी में। तो उसके बाद फिर किसी सिलसिले से एक हमारे दोस्त थे श्रीलाल, उनके ज़रिए हम लोग कलकत्ता गए। तो हमने ये हमारे समझ में थी बात कि कलकत्ता एक ऐसी जगह है कि जहाँ हम लोगों में अगर गांव को लेके थोड़ा सा अगर कुछ कमी समी है तो वो मुझे लगता है कि हम लोग कलकत्ता जाएंगे तो वहाँ संगीत के लिए भी हमारे लिए अच्छा रहेगा और माहौल भी रहेगा। तो और वहाँ इज़्ज़त कदर भी है कलकत्ते में बहुत। एक से एक बड़े बड़े सिंगर क्लासिकल के वहाँ रहते भी हैं। तो हमें इससे आगे भी सीखना था। तो हमने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बेटे उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब से वो गंडा बंधवाया और उस्ताद शागिर्दी करी। तो फिर इस तरह से गांव से निकलने का ये सिलसिला हुआ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, तो आप दोनों को भी बचपन से संगीत में रुझान था या पिताजी थे उनकी वजह से संगीत में आप लोगों का आना हुआ? पिताजी तो थे ही, रुझान तो खुद का ज़रूरी होता है। खुद का रुझान था। ऑटोमेटिक गीत का मतलब तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे ना, तब से हम स्कूल में प्रार्थना हम ही करवाते थे जी। और उसके बाद में फिर शौक़ बढ़ता गया आगे धीरे धीरे और फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया। हम बड़े हो गए और युवाणी से लेकर फिर दूरदर्शन से लेके फिर कलकत्ता से बॉम्बे चले गए। तो ये क्योंकि जनरली होता है ना कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं या अपने शहर से बाहर निकलते हैं, खासतौर पे संगीत के क्षेत्र में अगर जाना है तो बॉम्बे का रुख पहले करते हैं कि हम अगर निकले जयपुर से गए या बीकानेर से गए तो हम बॉम्बे जा रहे हैं। आप लोग कलकत्ता क्यों? बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। कलकत्ता इसलिए कि कलकत्ता एक ऐसी जगह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ संगीत की बड़ी कदर है जी। और संगीत सिखाने वाले और संगीत में ट्रेंड करने वाले उस्ताद गुरु वहाँ बहुत हैं। तो इसलिए हमारा ये ख्याल था कि कलकत्ते में थोड़ा सा हम लोग पॉलिश हो जाएंगे तो बम्बई जाने के लिए, बम्बई में वहाँ स्ट्रगल करने के लिए थोड़ी सी हमें जो कमियाँ हम महसूस करते हैं लैंग्वेज से लेके। और फिर हमें क्या हुआ कि हमें बचपन से हमारे वालिद साहब ने, पिताजी ने मेहदी हसन साहब की रेडियो से सुनते थे, बोलेगा आप उसको फॉलो किया करें जी। तो हमने मेहदी हसन साहब को अपनाया। उनको ही सुनते थे। उसके बाद गुलाम अली साहब आए। फिर उन्होंने कहा कि लता जी को सुना करो, ये जो लता जी गाती हैं कमाल गाती हैं। तो ये तीन सिंगर जो हमारी पसंद के थे। तो फिर गज़ल की तरफ हमारा रुझान हो गया। तो गज़ल के लिए रुझान हो गया तो गज़ल के लिए हम लोग बीकानेर में भी लैंग्वेज थोड़ी उर्दू ही कम है। तो भी राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं है, मेरे गांव में तो हमने सोचा कि अभी कलकत्ता जाएंगे, वहाँ गज़ल को भी ज़रा सा पॉलिश करवाएंगे और थोड़ा और अच्छा इसको करेंगे। तो इसके लिए कलकत्ता सोचा। भी कलकत्ता में क्लासिकल भी है और गज़ल वाले लोग भी, मतलब उर्दू भी वहाँ अच्छी है। तो इसलिए हम कलकत्ता जाने का सोचा। सर कलकत्ता पहुँच गए आप लोग, लेकिन
गज़ल के लिए, क्योंकि गज़ल आप लोग वहाँ गा रहे थे, मांड गायकी की फिर शुरुआत पहले हुई थी आपकी, ये बाद में हो पाई थी? शुरुआत तो मांड की तो पहले ही हुई थी जी। और दुनिया के किसी भी म्यूज़िक जो जितना आया है ना वो फिर फोक से ही आया है, लोकगीत से ही आया है। तो मांड गायकी में ठुमरी और दादरा और वो सारे रंग थे। मांड गायकी कोई एक खाली केसरिया बाल में नहीं है, लोग केसरिया बाल में कोई मांड करके छोड़ देते हैं। जैसे अब मांड है, जैसे ओ कड़ने काठेरो टोडियो हमलाणी पितलियो पलाण लाल ने लूंगी रो घासियो हमलाणी सोनलिया गिरबान रे म्हारा देश दीवानी रह जावो रातड़ली। अब ये भी मांड है। हाँ, लेकिन ये लोगों तक नहीं पहुंची है और ख़ास जो कुछ लोग जिन घरानों में ये मांड गाई जाती थी ना, वहीं पे ये रह गई है। और आजकल उन घरानों में भी जो लड़के, आज की जो जनरेशन है, वो इसको कम पसंद कर रही है और दूसरी तरफ जा रही है। सब मांड की बात चले तो थोड़ा मांड के इतिहास क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मांड क्या है? मांड गायकी, मांड एक शैली है, एक अंदाज़ है और एक गायकी जो एक अलग से है ये। तो इसके अंदर ठुमरी और क्लासिकल सारे गज़ल के कलर भी आते हैं। और हम लोगों ने ये महसूस किया है कि हमारे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से लेके ये छोटे गुलाम अली साहब जो गज़ल गाते हैं, इनके साथ भी हम लोग बहुत रहे हैं। तो उन्होंने भी ये कहा, यार राजस्थान की गायकी कमाल है, यार कमाल है। तो बोले वहाँ राजस्थान में तो बड़े मिट्टी भी सुरीली होती है, ये लोग बोलते थे। तो ये इस गायकी में इतनी खूबसूरती है कि इसमें रोमांस भी है और इसके अंदर दर्द भी है और जुदाई भी है ना। इसलिए ये इस गायकी को हाँ, और सब पसंद करते हैं। वे कोई भी सुनते हैं। हमारी जितनी भी इज्जत अफजाई जो हुई है दुनिया के अंदर, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया हमारी बहुत लाइक करते थे, शिव कुमार जी भी, लता जी, आशा जी, सब जितने लोग हैं हमारी मांड के मतलब दीवाने हैं। बल्कि मुझे ये भी खुशी हुई हम लोगों को उस दिन कि नौशाद साहब की बेटी की शादी में भी हमें ये मांड गाने का जो मौका मिला। तो इसमें क्या है कि लोग क्यों पसंद करते हैं कि इसमें सारा कलर है, इसमें मौजूद है। तो गज़ल सुनने वालों को भी मज़ा आता है। जैसे भाई ने सुनाई है एक बायरिया, जैसे बायार, तो उसके अंदर भी देखो आप क्या, मैंने ये देखा है हम लोगों ने कि मांड गायकी जैसी फीलिंग पूरी दुनिया में किसी म्यूज़िक में नज़र नहीं आई। वो नज़र तब आती है जब ऊपर वाले की देन होती है सिंगरों को और वो फील अंदर होती है, गॉड गिफ्ट होती है, तो वो उस चीज़ को भली भांति पेश कर सकते हैं, है ना। जैसे केसरिया बाल, तो इसमें एक मज़ा नहीं आएगा। जैसे बायरिया है, सेणारा, ये जो फील आनी चाहिए, सेणारा बायरिया हे धीमू धीमू मधुरो बाज, धीमू हे मधुरो बाज रे बायरिया, धीमो रे मधुरो बाज बायरिया। आपकी रिक्वेस्ट देखिए आप, बायरिया बायरिया सेणारा ओ बायरिया, धीमो मधुरो बाज। तो ये फील से भरी हुई हमारी जो मांड गायकी जो है, और इसको अगर अच्छे गाने वाले हों तो ही इसका मज़ा आता है। इसमें इस गाने में गज़ल का रंग भी है। इसमें क्या है, गज़ल का रंग है। जैसे गज़ल का मतलब ये है कि गज़ल शायर लिखते हैं, गायक क्या करता है कि उन बोलों को एक फील के साथ पेश करते हैं, ये शायर क्या कहना चाह रहा है। तो संगीत का जो उसमें रंग आता है और फील जो देते हैं तो लोगों को मज़ा आता है। नहीं तो वरना गज़ल क्यों सुनेंगे लोग, मुशायरा सुन लेंगे, है ना। अगर गज़ल सिंगर अगर उसमें अलग से कुछ पेश नहीं करेगा तो फिर वो तो मुशायरा सुनेंगे, फिर गज़ल क्यों सुनेंगे यहाँ।
तो गाना गाने का शौक आप लोगों को पहले था या संगीत देने का? वो इसमें एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी है ज़िंदगी में कि हमारी बचपन में माँ का इंतकाल हो गया था। हम बड़े छोटे थे, साल के 2-3 साल के। तो उसमें फिर हम लोगों के वालिद साहब तो गाते थे बहुत अच्छा। तो माँ के जाने के बाद जो है हम लोगों को साथ में सुलाते थे वो। तो समझ लीजिएगा आप, जब से हमने समझ पकड़ी है तब से ही वो रियाज़ हमें करवाते थे। तो तब जाके ये चीज़ें जो हमारे अंदर आई। इसमें हमारे वालिद साहब का बहुत बड़ा, बल्कि बहुत बड़ा क्या, सब कुछ उनका ही है। हाँ, तो इस तरह से इसी हिसाब से हम लोग संगीत में बचपन से ही है। और संगीत के अलावा हमें कुछ दूसरी दुनिया का कोई पता नहीं है। बॉलीवुड में किस तरह से आप लोगों की शुरुआत हुई? हम कलकत्ता से, फिर कलकत्ता में हम जब थे ना, तो उस वक्त ये मोहम्मद अज़ीज़ और कुमार शानूरी ये लोग बम्बई गए थे उसी दौर में। तो फिर हमें भी वहाँ पे बड़े बड़े उस्तादों ने कहा कि आप लोग मुंबई जाइए, आप लोग वहाँ के काबिल हैं। बल्कि हमें बिस्मिल्लाह खान साहब जी, हमें रोज़ कलकत्ते में हमें अक्सर महीने में 1-2 बार मुलाकात होती थी। वो बनारस से वहाँ शो के लिए आते थे। तो वो भी बोलते थे कि यार आप लोग की जो गायकी है, और उनके जो संबंधी थे, रिश्तेदार थे, बहुत बड़े उस्ताद अली हुसैन साहब, तो उन्होंने और उन सब ने मिल के बोला कि आप लोग, या आपकी जो गायकी, जो लाइट म्यूज़िक का जो सिलसिला आपके अंदर है, वो आपका जो है फिल्म इंडस्ट्री से बहुत मैच खाता है। तो आप वहाँ जाइए। और इरादा हमारा आखिर में तो वहाँ जाने का था ही। जी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में स्ट्रगल नहीं रहा किसी तरह का, बहुत इजीली सारी चीज़ होती चली गई? कोई ख़ास स्ट्रगल नहीं हुई। कुछ तो खैर होती है, साल भर तो हम लोग स्ट्रगल करते रहे, लेकिन उसके बाद में हमारी पहली मुलाकात अनुराधा पौडवाल से हुई जब वो टी सीरीज़ कंपनी संभालती थी। तो हमने उनसे फ़ोन पर बात की और कहा कि भाई हम राजस्थान से आए हैं अनुराधा जी, और हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हैं कि हम आपके लिए ही हमने बनाई है और वो आप ही गा सकती हैं बढ़िया। तो उन्होंने कहा फिर आप आ जाओ स्टूडियो। तो फिर उन्होंने स्टूडियो बुलाया और स्टूडियो में फिर उन्होंने सुना, और सुनते ही हमारी 3 गज़लें सेलेक्ट कर दी। अच्छा। हाँ, तो पहला जो हमारा इंडस्ट्री में जो काम शुरू हुआ वो इन 3 गज़लों से हुआ। और एक गज़ल ऐसी थी कि पंकज उदास साहब के साथ वो ज़्यादातर लिखते हैं शायर मुमताज़ राशिद। तो राशिद साहब की एक गज़ल थी हमारे पास, ऐसी कोई हमने कहीं से ली थी और वो भी रिकॉर्ड की। और उन्होंने फिर कंपनी ने कहा कि इस शायर का राइट्स लेना है तो आप उनको लेके आओ, पेमेंट भी करना है और उनका राइट्स भी लेना है। तो हमने मुमताज़ राशिद साहब को ढूंढा, फिर उनके घर गए, उनको हमने जाके दुआ सलाम किया, बैठे, बोलिए। हमने कहा कि आपकी ये गज़ल रिकॉर्ड की है हमने, आपने कहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर दी है पहले? तो कौन सी गज़ल है? तो वो ये गज़ल थी उनकी, कोई हलचल ना सदा है मुझ में, जाने क्या टूट गया है मुझ में। तो बोले ये तो मैंने रिकॉर्ड कहीं नहीं की है। तो हमने कहा हमने कर दी है, तो आप हमारे साथ चलो और वो लेटर साइन करो और आपका पेमेंट ले लो। वो बड़े खुश हुए, बहुत राज़ी हुए, हम उनको साथ लेके आए, फिर उनका पेमेंट दिलाया। उसके बाद में उनको हम बहुत पसंद आ गए थे और उन्होंने कहा कि मैं आपको पंकज उदास से मिलाता हूँ। तो उन्होंने फिर पंकज उदास साहब से मिलाया। उन्होंने फिर हमें 16 गज़लों का एल्बम सौंपा। हाँ, साधना सरगम और पंकज उदास जी ने दोनों ने गाया था। और उसका एल्बम का नाम था कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा। वो बहुत पॉपुलर हुआ। हाँ, उसमें हमने मांड का रंग भी बहुत अच्छा रखा था। तो टाइटल सॉन्ग यही टाइटल सॉन्ग का ये एल्बम का नाम था, कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा। अभी बातचीत हम करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि बात चल रही संगीत की, तो कुछ सुनना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को भी चाहेंगे कुछ सुनाए आपकी आवाज़ में तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी प्लीज़ सर। तो वो जो कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा, जी सर प्लीज़। वो एल्बम रिलीज़ भी बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था हमारा। तो मतलब समझ लीजिए शाहरुख खान ने रिलीज़ किया था जी, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान। तो उसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद थी। यश चोपड़ा साहब, सुभाष घई जी, नदीम श्रवण, आनंद मेलन, कल्याण जी, आनंद जी भाई, टोटल लोग थे। तो उसका टाइटल सॉन्ग ये है, कभी आंसू, कभी खुशबू,
कभी नगमा बनकर, अब ये फील है, देखिए, है ना। कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर, हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर। डं डं डं। कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर। हमारी मुलाकात एक बार उनसे हुई थी, इंदिवर साहब से, इंदिवर साहब और योगेश जी, जो गीतकार थे बहुत बड़े। तो उनको हमने कुछ एक दो कंपोजिशन सुनाई थी, तो वो उनको पसंद आ गया। उन्होंने कहा कि आप तो ये करो पहले, अच्छा, म्यूज़िक डायरेक्शन में जाओ, और गा तो बाद में लेना, कोई बात नहीं। तो फिर हमने ये अनुराधा पवार साहब से, ये साहिबा से ये बात की, और ये रिकॉर्ड शुरू हुई, और हमने, हमारे ठप्पा लग गया म्यूज़िक डायरेक्टर का। जी, अच्छा। अच्छा, म्यूज़िक डायरेक्टर का वहाँ पे इंडस्ट्री में जो ठप्पा लग जाता है ना, फिर वही होता है। फिर गायकी की तरफ हमारी लोगों का कोई ध्यान नहीं गया, यार वो बड़े अच्छे कंपोज़र हैं, बस यही बात होती थी। तो इस तरह से हमारा गायकी का सिलसिला शुरू रखा हम लोगों ने, क्योंकि हमारी रूह तो वही है। तो फिर एक महक एल्बम आया था, जिसमें जॉन इब्राहिम साहब उसमें मॉडल थे। तो वो एल्बम बहुत मशहूर हुआ था, उसका गाना एक बड़ा पॉपुलर हुआ था, वो पंकज उधास साहब का। हाँ, चुपके चुपके सखियों से वो, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। और उसका एक गाना और हिट हुआ था, जिस शायर को हम लोगों ने पहली बार उसमें चांस दिया था, और वो बशीर बदर साहब के लड़के थे, उनका भी इंतकाल हो गया। मगर उससे फिर उन्होंने देवदास फिल्म लिखी, मगर वो गज़ल उनकी ये थी, हो यूँ मेरे ख़त का जवाब आया, यूँ मेरे ख़त का जवाब आया, लिफाफे में एक गुलाब आया, यूँ मेरे ख़त का जवाब आया। एक गज़ल वो हमनशी की थी ना, हमनशी जो है हमारे बहुत बड़े शायर जो हमें बहुत प्यार करते थे, नक्श लालपुरी साहब, जिनकी गाने बहुत दादाजी के पॉपुलर हैं। उनकी गज़ल ये थी, फिर हाथ में शराब है सच बोलता हूँ मैं, फिर हाथ में शराब है सच बोलता हूँ मैं, ये चीज़ लाजवाब है, ये चीज़ लाजवाब है, सच बोलता हूँ मैं। फिर हाथ में शराब है सच बोलता हूँ मैं, गिन कर पीऊँ मैं जाम तो होता नहीं नशा, गिन कर पीऊँ मैं जाम तो होता नहीं नशा, मेरा अलग हिसाब है, मेरा अलग हिसाब है, सच बोलता हूँ मैं। फिर हाथ में शराब है सच बोलता हूँ मैं। इतने सारे जो इंडस्ट्री के आप खुद ही, आपका खुद का इतना बड़ा नाम है, और दिग्गज कलाकारों के साथ, वो जो और थे, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला जी। कि आपने काम किया, कोई
ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट्स ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, कुछ भी? अच्छा, एक ऐसा हुआ था जी कि जो फर्स्ट बार हमने अनुराधा पौडवाल जी से मुलाकात करी, हाँ तो बड़ा गजब का एक ऐसा, वो भी बहुत बड़े आदमी गुलशन कुमार साहब। हाँ तो क्या वजह से हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही हम लोग अनुराधा जी को गज़लें अनुराधा जी ने सेलेक्ट की थी, वही गज़लें कंपनी के किसी बड़े मैनेजर को सुना रहे थे हम लोग। अनुराधा जी ने कहा कि आप उनको भी अजीत कोहली साहब को भी सुना दीजिए। मैंने सेलेक्ट कर ली है, पर आप उनको भी सुना दीजिए, वो हमारे बड़े यहाँ मैनेजर हैं। तो हम लोग सुना रहे थे, शुरू ही किया, इतने में एंट्री होगी गुलशन कुमार जी की। जी तो उस वक्त उनका दौर कमाल था, मतलब अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार का, है ना। तो सारे लोग, अनुराधा जी भी खड़ी हो गई, सब लोग उठ गए। तो हमें तो उठना ही था, हम तो बड़े लल्लू पंचू से नए थे बोखला के सर। अब ये सब बोखला के, तो हम तो बोखला नहीं थे। तो फिर हम भी खड़े हो गए, और हमारा रजिस्टर जो था ना, तो रजिस्टर में से हमने वो गज़लें छांट रहे थे हम लोग। तो वो क्या हुआ कि जैसे वो आए तो हमने रजिस्टर ऐसे कर दिया, रजिस्टर काफ़ी बड़ा था, तो उनकी जो सिलेक्शन की हुई गज़लें वो गुम हो गई। और अनुराधा जी बोल रहे, तो गुलशन जी खड़े खड़े बोल रहे हैं, हाँ हाँ करें, आप क्या कर रहे थे, बस सुनाइए आप, मैं भी सुनूंगा, मुझे भी सुनाइए आप। तो हमने क्या किया, जादू, कि वो गज़लें तो निकली नहीं। तो हमने एक बहुत ही नए से शायर की गज़ल जो है, वो हमारे, वो शायर थे ही नहीं, मगर बेचारे हमारे बड़े अजीब दोस्त थे, तो उनकी गज़ल हमने लिखी हुई थी ऐसी। मैंने कहा ये गज़ल हम कभी ना कभी रिकॉर्ड करेंगे और हमको दे के रखिए आप। तो वही निकली पहले, और चमत्कार क्या हुआ कि उसी वक्त हमने धुन बनाई, उसकी ट्यून बनी हुई नहीं थी। हाँ, बनी हुई नहीं थी। तो एक छोटा टैप रिकॉर्डर होता था, आपको याद होगा, तो वो बैग में रखवा, तो मैंने इशारा किया, समझ गए। तो बाजा लेके हम लोगों ने उसी गज़ल को ऑन द स्पॉट कंपोज करके, और हमारे अंदर वो जादू था, हम अभी भी सुना सकते हैं। तो वो क्या हुआ कि हमने गज़ल जैसे शुरू की, तो गज़ल इतनी अच्छी लगी। वो गज़ल थी जो चंदन दास ने गाई बाद में, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। तो ये गज़ल जो है, जैसे हमने गा के रखी, तो अनुराधा जी हमें ऐसे देख रही हैं कि जो हमने सेलेक्ट की तीन, वो तो सुना नहीं आप। हाँ, तो हम भी थोड़ा सा घबराए हुए थे, मगर हमने हिम्मत करके जो जादू कर दिया। मैंने कहा चलो देखा जाएगा। तो गुलशन जी ने कहा, बोले ये गज़ल रिकॉर्ड ज़रूर करें अनु जी ये ज़रूर रिकॉर्ड करें, ये करके अचाओ के आप फिर सुनिए, हम चलते हैं। वो जैसे गए तो अनुराधा जी बोल रही हैं, आपने क्या किया ये? उनको क्या किया? बोले आपने वो तीनों जो मैंने सेलेक्ट की थी वो तो आपने सुना ही नहीं। मैंने कहा मैडम, और आपने एक गज़ल और सेलेक्ट करवा ली। आप बहुत मतलब बड़े अजीब हाथ लोग हैं आप, बहुत तेज़ हैं। मैंने कहा मैडम तेज़ नहीं है, हमने क्या हुआ कि वो डायरी ऐसे की ना, तो आपकी गज़लें तो गुम हो गई। अब हम इतनी ढूंढते करते, इतने में हमें इनको टाइम था नहीं, वो खड़े खड़े सुन रहे हैं। तो बोले इसलिए हमने जो भी गज़ल सामने है मैडम सुना दी हम लोगों। और आप यकीन करिए, मैंने कहा हमने अभी कंपोज किया इसको, आप विश्वास करिए। और आपको यकीन नहीं आता है तो इस गज़ल को हम 10 कंपोजिशन करके सुना देंगे अभी आपको। आप ये मत सोचिए कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बहुत खुशी, बोले कमाल है। तो ये एक हमारे साथ जो है। दूसरा क्या है कि एक प्रोग्राम किया था हमने, जज बने थे GTV में, सारेगामापा में। तो जज के लिए बुलाया, तो नहीं, जज थे हरिप्रसाद चौरसिया साहब, और हम लोग थे चीफ गेस्ट, क्या बोलते हैं उनको। तो हम सामने बैठे हुए हैं अगली रो में। हरिप्रसाद चौरसिया साहब ने स्टेज पे आके अचानक बोला, कभी जिस महफिल में अली गनी बैठे हों और वहाँ अगर मान ना सुना जाए तो बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। सही बात है। तो वो हमें बड़ी खुशी, मैंने कहा इतने बड़े भारत रत्न है ना, उनको तो मिलने ही वाला है, और हमारी दुआ है कि उनको जल्दी मिल भी जाए। वो बदलते नहीं है, मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें उस दिन बड़ी खुशी हुई। फिर हम स्टेज पे गए और उनके सामने हमने मांड सुनाई। केसरिया वाला भी सुना चाहते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना वो। हाँ जी। तो उन्होंने ये कहा हमारे लिए स्टेज पे, बोले भी हमने मांड बहुत सुनी है,
बहुत गायकों से सुनी है, मगर जिस तरह से अली गनी साहब ने जो इनकी जो गायकी है ये कमाल है, हमने आज तक ऐसे सुनी नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये मतलब नेट पे है, कहीं भी आप देख सकते हैं। केसर से पग धोव श्याम थे घरां पधारो पीव, और बधाई मैं क्या देऊं जी, मैं तो था पर वारूं जीव जी, पधारो मारे देश केसरिया बालम आवोनी, पधारो मारे देश। चाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के, चाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना चुराई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के तो से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, बात अधम कह दी नीरे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलाई के, प्रेम भटिका मदवा पिलाई के, प्रेम भटिका, प्रेम भटिका, प्रेम भटिका मदवा पिलाई के। आप लोग भी प्रेम भटिका मदवा ही पीते रहिए। प्रेम भटिका मदवा पिलाई के, प्रेम भटिका मदवा पिलाई के, मतवारी कर दीनी रे मोसे नैना मिलाई के, मतवारी कर दीनी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। थैंक यू सो मच। समय का तकाजा है, अदरवाइज हमें बहुत सारी आपसे बातें करनी थी और बहुत सुनना भी हम चाह रहे थे आपको, लेकिन आई विश हमें दोबारा से मौका मिले आप लोगों के साथ फिर समय आप लोगों के साथ बैठने का, और हुक्म की ताबेदारी करेंगे। शुक्रिया, प्रेम भाव के लिए जरूर बुलाएं आप। जी बिल्कुल 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 सर। प्यार वाला कोई जब कभी भी ऐसा प्रोग्राम आप करें तो उसमें हम लोग हाजिर हैं। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो पत्रिका टीवी में हमारे साथ ये थे गनी ब्रदर्स, जिन्होंने साफ तौर पे अपने गानों के माध्यम से और उन्हें साफ संदेश दिया है कि प्यार बांटते चलो। पत्रिका टीवी में फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।